को और हर तालुका को हम सुजलाम सुफलाम कैसे बनाएं, इनके कैलकुलेशन तो कुछ कम ही लोग के समझ में आते हैं। और जिन लोगों के ये समझ में आते हैं कैलकुलेशंस, वही शायद एमसीएल के तालुका प्रमोटर कहलाते हैं। तो अभी इसी एमसीएल के एनर्जी सोर्स, हमारे एमसीएल के रचनाकार, सलाहकार और शिल्पकार, इनको मैं बोलूंगी कि ये इस वेबिनार सेशन को आगे बढ़ाए। थैंक यू। थैंक यू मैडम एंड थैंक यू एवरीवन। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलव फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रखें। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट, अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। दोस्तों, बैंक के बारे में ये कहना बहुत ही उचित है कि बैंक एक 100% बिजनेस इंस्टीट्यूशन है। बैंक एक 100% बिजनेस है। बिजनेस की जो व्याख्या, जो डेफिनेशन पिछली बार हमने देखी कि बिजनेस यानी ऐसी संस्था कि जिसका उद्देश्य ही है प्रॉफिट कमाना, चाहे वो किसी उस वस्तु का उत्पादन करती है और वो देके प्रॉफिट कमाती है, या किसी सेवा का उत्पादन करती है, उस सेवा देके वो प्रॉफिट कमाती है। तो अगर बैंक की बात करें तो बैंक एक ऐसी बिजनेस इंस्टीट्यूशन है, बिजनेस करने वाली संस्था है जो वित्तीय सेवा देती है और अपने बिजनेस और पैसा कमाती है। दुनिया में कहीं भी हम जाए, या भारतीय इकोनॉमी से लेकर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की अगर बात करें तो कितने सारे हजारों टाइप के बिजनेसेस है, लेकिन ये सभी बिजनेसेस 3 अलग अलग तरह के कैटेगरी में अगर इनका वर्गीकरण किया जाए तो 3 कैटेगरी इनकी होती है। सबसे पहली जो कैटेगरी आती है उसका नाम है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर यानी उसमें वो बिजनेस किए जाते हैं जो कुदरत में डायरेक्टली जो नेचुरल रिसोर्सेस हमें मिलते हैं उनके ऊपर जो काम करते हैं, उनके ऊपर जो बिजनेस करते हैं, उन्हें वो सभी बिजनेसेस इस प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। तो हमारी खेती बाड़ी, हमारा पशुपालन, खनिकर्म, माइनिंग, ये सभी जो बिजनेस है जो डायरेक्टली कुदरत के रॉ मटेरियल, कुदरत के नेचुरल रिसोर्सेज के साथ किए जाते हैं, तो ये सभी कैटेगराइज होते हैं फर्स्ट या प्राइमरी सेक्टर में। दूसरा जो सेक्टर है वो है सेकेंडरी सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये जो प्राइमरी सेक्टर से जो भी रॉ मटेरियल निकलता है उसके ऊपर प्रक्रिया करके अगर कोई वस्तु बनाई जाती है तो उसे वो सभी बिजनेसेस सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। अगर माइनिंग करके आपने ओर्स निकाले और उससे स्टील बनाया तो वो स्टील बनाने का जो कारखाना है वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। अगर आप कपास का निर्माण करते हो, आप खेती कर रहे हो, तो कपास तैयार करना, खेती प्राइमरी सेक्टर में आएगा। लेकिन उस कपास से अगर आप वस्त्र बना रहे हो, कपड़ा बना रहे हो, तो कपड़ा बनाने वाला जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। और तीसरे सेक्टर में, टर्शियरी सेक्टर में आता है कि ये जो वस्तु का उत्पादन हमने किया है इसको ग्राहक तक पहुंचाना, तो इससे रिलेटेड सभी जो एक्टिविटी है वो इस टर्शियरी सेक्टर में आती है। लेकिन इसके अलावा जो सर्विसेज है, सेवाएं है, सभी तरह की सेवाएं भी हमारे टर्शियरी सेक्टर में, तीसरे सेक्टर में आती है। लेकिन दोस्तों इसके भी एक 2 स्पेशलाइज्ड ऐसे सेक्टर्स है। पहला स्पेशलाइज्ड सेक्टर यानी क्वाटरनरी सर्विसेज। अभी टर्शियरी सेक्टर में ऐसे बिजनेसेस, ऐसी सेवाएं जो नॉलेज पर आधारित है, जिसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है और फिर आपको वो सेवा आप दे सकते हो, तो ये सभी सर्विसेज इस सेक्टर में आते हैं, इस सेगमेंट में आती है। तो इसमें डॉक्टर, सीए, सीएस, आईटी प्रोफेशनल्स, ये सभी लोग जिन्होंने पढ़ाई करके आपको जो सेवा देते हैं वो सभी इसमें आते हैं। इसके आगे जाके और एक सेवा है दोस्तों, आपने व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल तो सुने होंगे, लेकिन गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल क्या होता है? तो गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल ये इस सेक्टर में आते हैं। इसमें वो लोग जो इंटरप्रिटेशन, जो क्रिएशन, इसका काम करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत बड़े लेवल पे वो काम करते हैं, जैसे सीईओ, वेरी सीनियर बिजनेस प्रोफेशनल्स, ये आईएएस, आईपीएस ऑफिसर, ये सभी लोग जो बहुत बड़े स्तर पे काम करते हैं, ये सभी गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल कहलाते हैं, जो क्वीनरी सेक्टर में आते हैं। तो दोस्तों बैंक की भी जब हम लोग बात करते हैं तो बैंक भी एक बिजनेस करने वाली संस्था है, और बैंक ये जो संस्था है ये हमारे तीसरे सेक्टर में आती है, जो सेवा प्रदान करती है, जो सेवा देती है।
और ये सभी सेवा वित्तीय सेवा होती है। और अगर बैंक को भी जिंदा रहना है, बैंक को भी बहुत देर तक सस्टेनेबल काम करना है, तो बैंक को कंपलसरी प्रॉफिट कमाना होता है। तो बैंक भी एक ऐसी संस्था है कि जो चलती है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर। तो दोस्तों किस तरह ये बैंक काम करती है? तो बैंक एक्चुअली एक एजेंट, एक मिडलमैन, एक संस्था ऐसे काम करती है। यानी एजेंट या मिडलमैन कैसे कि कुछ लोगों से वो एक ब्याज के ऊपर पैसा लेती है और दूसरे लोगों को उससे ज्यादा ब्याज के ऊपर पैसा देती है, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उस पे वो पैसा कमाती है या अपना प्रॉफिट कमाती है। तो ये करने वाली ये संस्था यानी बैंक है। और कहां से ये पैसा लेते हैं बैंक? तो सबसे पहले है तो आप हम आम पब्लिक नागरिक जिनका खाता बैंक में होता है, तो ये अपनी जो पूंजी है वो बैंक में रखते हैं और उसके ऊपर बैंक उन्हें इंटरेस्ट देता है। दूसरे शेयर होल्डर्स ऑफ द बैंक, प्रोमोटर्स ऑफ द बैंक, ऐसे भी कई सारे प्राइवेट बैंक्स हैं जिन्हें कुछ कंपनियों ने उनकी शुरुआत की है। तो जब उस बैंक की शुरुआत होती है तो ये कंपनियां या उनके जो प्रोमोटर होते हैं वो खुद का पैसा पहले उसमें रखते हैं और उस पैसे से फिर ये बैंक का कारोबार चलता है। तो ये भी पैसा बैंक को मिलता है, प्राप्त होता है। तीसरा है कि बैंक जैसे कोई भी दूसरी कंपनी है, कोई भी दूसरा बिजनेस है, कोई भी बिजनेस कैसे मार्केट से पैसा बिजनेस करने के लिए पैसे रेज करता है, फंडिंग रेज करता है, वैसे बैंक भी फंडिंग रेज करती है। और बैंक भी वो दोनों तरीके से फंडिंग रेज कर सकती है। वो इक्विटी से भी फंड रेजिंग कर सकती है और वो लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म बॉन्ड इससे भी करती है। बहुत ही पॉपुलर जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे बैंक अंतरराष्ट्रीय बाजार से, मार्केट से पैसे लेती है, वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड होते हैं। दोस्तों इसके अलावा गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, ये भी ऐसे सोर्स है कि जिससे बैंक को पैसे मिलते हैं और वो पैसा फिर अपने बिजनेस में बैंक लगाती है। तो इस बैंक के कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो दोस्तों जो बैंक क्या क्या देती है, क्या क्या सेवा है या क्या क्या प्रोडक्ट्स है, मुझे लगता है ये बहुत ही टेक्निकल चीज है। अगर आप इसके बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि बैंक ये भी करती है, वो करती है, सब कुछ करती है। तो इसके बहुत सारे डिटेल में मैं आपको जाना नहीं चाहता यहाँ, लेकिन जो भी सर्विसेज बैंक देती है उसके कुछ एक वर्गीकरण हम लोग कर सकते हैं। हम लोग उसकी कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरीज बता सकते हैं। और उस कैटेगरी, एक एक कैटेगरी इतनी बड़ी है कि उसके ऊपर एक एक सेशन हो सकता है स्पेशल। जैसे अभी एक कैटेगरी है डिपॉजिट्स के, तो किस तरह से आप जो बैंक के खातेदार हो किस तरह से पैसे अपने बैंक में रखते हो, तो इसके भी कई सारे प्रकार हैं। आपने सुना होगा सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। लॉन्ग टर्म के लिए आपने सुना होगा कि लोग फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं, किसी बॉन्ड में डालते हैं, ऐसे कई सारी चीजें हैं। लोन सिर्फ आप देखोगे तो लोन के कई सारे प्रकार है। वैयक्तिक लोन, पर्सनल लोन है आपका, गाड़ी के लिए लोन है, घर के लिए लोन है, बिजनेस के लिए लोन है, एजुकेशन के लिए लोन है, मेडिकल के लिए लोन है, कई सारे लोन। इन्वेस्टमेंट के कई सारे प्रकार है। अभी म्यूचुअल फंड से लेके कितने सारे इंस्ट्रूमेंट, अगर आप बैंक में जाएंगे तो आपको बताएंगे, इंश्योरेंस के बारे में बताएंगे। तो हर चीज के लिए बैंक के पास बहुत सारे सोर्स है, बहुत सारी वित्तीय सेवा बैंक अपने तरफ से आपको देती है। अभी इस बैंक के कस्टमर्स कौन से रहते हैं कि जिनको एक बैंक सेवा देती है? तो सबसे पहले है तो इंडिविजुअल कस्टमर, जो हम सभी आम नागरिक के सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर होता है किसी भी बैंक का। इसके भी कई अलग अलग तरह के अकाउंट होते हैं। एक ऐसा अकाउंट होता है कि जिसमें एक नागरिक अपना खुद का एक सिंगल इंडिविजुअल अकाउंट खोलता है। उसके अलावा ज्वाइंट अकाउंट भी होता है, जैसे मियाँ बीवी हो गई, या फादर और सन, या फादर और डॉटर, ऐसे इन दोनों का मिलके एक ज्वाइंट अकाउंट हो सकता है। इलिटरेट पर्सन, ऐसे व्यक्ति जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है लेकिन उनका भी खाता बैंक खुलवा सकती है, लेकिन उसके लिए वो जो पर्सन है जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता, उसके क्लोज रिलेटिव कौन होता है वो उनके तरफ से फॉर्म भरते हैं और सब कुछ काम करते हैं। इसके अलावा अंध व्यक्ति, अगर अंध व्यक्ति भी किसी भी बैंक में अकाउंट खोलना चाहे तो वो खोल सकता है, और उसके लिए एक स्पेशल प्रोसीजर होती है बैंक की। और लेकिन इसमें अंध व्यक्ति की तरफ से कोई साइन नहीं करता, अंध व्यक्ति को एक स्पेशल प्रोसीजर होती है जिसकी वजह से वो खुद अपने काम कर सकता है। माइनर्स अकाउंट, जो भी ऐसे युवक, जो बच्चे जो 18 साल के भीतर है
वो सभी भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं। उन्हें अपना बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ता है और उसके साथ उनके पेरेंट्स, पालक जो भी है, उनके डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जिसकी वजह से उनका अकाउंट भी खुल सकता है। एक ऐसे, ये तो इंडिविजुअल सिंगल अकाउंट हो गया, लेकिन ये पूरे फैमिली का भी एक फैमिली अकाउंट हो सकता है, जिसमें फैमिली के जितने सारे मेंबर है वो सभी अकाउंट होल्डर हो सकते हैं। तीसरे है डिफरेंट क्लब, अलग अलग कंपनियों के अकाउंट्स। तो अलग अलग जैसे कंपनी या बिजनेस होते हैं, उसके अलग अलग उस कंपनी का अकाउंट होता है। तो पहला आता है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें एक ही व्यक्ति है और उसकी प्रोप्राइटरशिप का कंपनी है, उसका अकाउंट खुल सकता है। पार्टनरशिप फॉर्म अगर कोई है तो वो उनके नाम से अकाउंट खोल सकते हैं। एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये जो कंपनी है ये भी अपना अकाउंट खोल सकती है। और लिमिटेड कंपनीज में भी हम देखते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और इसके अलावा गवर्नमेंट कंपनी, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी भी एक खातेदार हो सकती है बैंक का। तो ये मैंने जैसे दिखाया वैसे गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वो भी एक खातेदार हो सकते हैं, वो पूरा अपना बैंकिंग जो भी काम किसी बैंक से करवा सकती है। इसके अलावा एक 1% कंपनी भी है। आप पूछोगे कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप और 1% कंपनी तो एक ही होना चाहिए। नहीं दोस्तों, ये अलग अलग है और इसके लिए लॉज अलग है, इसके लिए टैक्सेशन अलग है, इसके लिए पूरी जो काम करने का तरीका है वो भी अलग है, और वो भी अपना अकाउंट खोल सकता है। तो कोई भी कंपनी हो, चाहे वो अपनी भारत की हो, परदेश की हो, चाहे वो सब्सिडरी कंपनी हो, एग्जिस्टिंग हो, होल्डिंग हो, जो भी कंपनी है वो अलग अलग ये सभी कंपनियां अपना अकाउंट बैंकों में खोल सकती है। तो इस बैंक का कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे देश में, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बैंक का जो वर्गीकरण है वो चार डिपार्टमेंट में, चार अलग अलग तरह की बैंक्स आज हमारे देश में है। उसमें से सबसे पहले बैंक अगर कोई है तो वो है गवर्नमेंट बैंक्स। गवर्नमेंट बैंक्स उनको कहते हैं कि जो बैंक गवर्नमेंट शुरुआत करती है जिसकी, और आज की तारीख में भी वो उसकी 100% जो नहीं, 100% नहीं, उसमें जो मालकी होती है, जो सबसे ज्यादा इक्विटी होती है, गवर्नमेंट की होती है। तो आज तक जितने भी मर्जर एक्विजिशन हुए, उसके बाद अभी 12 बैंक्स है जो गवर्नमेंट बैंक है, सरकारी बैंक है, और इस सरकारी बैंक का पूरे देश में लगभग 90,000, ऑलमोस्ट 90,000 इतनी सारी शाखाएं हैं। उसके अलावा है प्राइवेट बैंक्स। प्राइवेट बैंक्स एक अलग कैटेगरी है जिसमें ऑलमोस्ट 22 अलग अलग प्राइवेट बैंक्स है जिन्होंने प्राइवेट कंपनियों ने उनको प्रमोट किया, प्राइवेट लोगों ने उनको प्रमोट किया है, और उनके पूरे देश भर में ऑलमोस्ट 30,000 इतने ब्रांचेस है। तीसरा है फॉरेन बैंक। अभी फॉरेन बैंक अगर आप देखोगे तो जो परदेश की बैंक, तो परदेश की बैंक एक सबसे ज्यादा बैंक वो है 46, लेकिन वो मैक्सिमम जो बैंक देखोगे ना तो वो 1 शाखा 2 शाखा इतनी उनकी भारत में शाखाएं है। बहुत सारी, ये सभी जो फॉरेन बैंक है वो मेट्रो में ही काम करती है। सिर्फ 3-4 कंपनियां, 3-4 बैंक ऐसे है कि जिनका 10 से ज्यादा डबल डिजिट में उनकी शाखा है। तो टोटल बैंक यानी टोटल बैंक अगर 46 हुए, लेकिन फिर भी उनके जो पूरे देश भर में जो शाखा है वो सिर्फ 268 है। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा सेक्टर हमारे देश में, और उस सेक्टर का नाम है सहकारी बैंक। दोस्तों, पूरी दुनिया में कहीं इतना बड़ा सेक्टर नहीं है कि कहीं भी ऐसी स्पेशलाइज्ड बैंकिंग नहीं जो हमारे देश में। और इतना ही नहीं, हमारे देश में बैंकिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबसे ज्यादा नंबर्स अगर आप देखोगे संख्या, तो इस सहकारी क्षेत्र के बैंकों की। और इस सहकारी क्षेत्र के बैंक दोनों जगह में है, ग्रामीण क्षेत्र में भी है और शहरी भागों में भी। ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 97,000 से ज्यादा ब्रांचेस हमारे गांव में है, हमारे इस देश में है। और शहरों में जो बैंक है वो 1,531 इतनी सारे बैंक्स हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बैंक किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी 100% एग्रीकल्चर बेस्ड है। यानी प्राचीन जो काल है, प्राचीन काल से लेके मध्ययुगीन काल तक जो हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थे, वो हम सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर, कृषि की वजह से थे। यहां तक कि जब अंग्रेज यहाँ आए और उन्हें 400 साल राज किया यहाँ, जब अंग्रेज आए थे तो हम लोग बहुत बड़ी इकोनॉमी थी और इंग्लैंड कुछ नहीं था। लेकिन 400 साल जब उसने पूरा निचोड़ के लिया एग्रीकल्चर को,
और जब छोड़ के गए तो हमें पूरा कंगाल बना के हो गए। लेकिन उन्होंने भी अपने खुद को जो इतना डेवलप किया वो भी एग्रीकल्चर के बेसिस पे। तो दोस्तों जब हम आजाद हुए तब हमारी ये सबसे बड़ी जो ताकत है कि एग्रीकल्चर यानी कृषि और ग्रामीण विकास, क्योंकि पूरा भारत जो रहता है वो गांव में रहता है। तो दोस्तों इसके लिए बहुत बड़ी एक बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार की गई, क्योंकि हम पहले दिन से जानते हैं कि अगर हमें भारत को बेहतर इकोनॉमी बनाना है, भारत को डेवलप करना है, तो हमें हमारे कृषि के ऊपर और ग्रामीण विकास के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और इसीलिए एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमारे देश में है जो सिर्फ एग्रीकल्चर और ग्रामीण विकास के लिए काम करता है, बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और इस बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्वोच्च संस्था अगर कोई है तो उसका नाम है नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म ही अगर आप देखोगे तो कृषि और ग्रामीण विकास की राष्ट्रीय बैंक, ऐसे एक बैंक है। और आरबीआई के नीचे अगर सबसे बड़ी कोई संस्था अगर है तो वो नाबार्ड है। दोस्तों नाबार्ड ये देखते हैं कि हमारे देश में ये जो दो क्षेत्र है, कृषि और ग्रामीण विकास, इसके लिए पैसे जो फाइनेंस है वो उपलब्ध होना चाहिए। नाबार्ड डायरेक्टली किसानों के साथ, लोगों के साथ काम नहीं करती, एक रीफाइनेंस संस्था है। रीफाइनेंस यानी ये बैंकों की बैंक है, बैंकों को पैसे देती। अगर किसी भी बैंक को कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ग्रामीण विकास में हमारे कारीगर है, हस्तकला करने वाले लोग हैं, बाकी पशुपालन करने वाले लोग हैं, इनको अगर लोन देना है किसी भी बैंक को, चाहे वो सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, कोई भी बैंक हो, तो उसको अपने डिपॉजिट यूज करने की जरूरत नहीं। उनके बैंक में, उनके खाते में रखे हुए लोगों ने जो पैसे, उसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं। जितने भी पैसे वो किसानों को देंगी वो 100% सब पैसे नाबार्ड उनको देता है। तो नाबार्ड जो भी किसानों को मदद करती है, गांव वालों को मदद करती है, वो इस बैंकों के थ्रू करती है। नाबार्ड इज रीफाइनेंस। तो दोस्तों ये स्ट्रक्चर है कि नाबार्ड, आप देख सकते हैं कि आरबीआई के नीचे नाबार्ड है, और नाबार्ड कमर्शियल बैंक्स सबको पैसा देती है, ग्रामीण विकास और कृषि के लिए। तो कमर्शियल बैंक में कौन सी आती है? तो धंधा करने वाली बैंक। धंधा करने वाली बैंक में दोनों आती है, प्राइवेट भी आती है और सरकारी बैंक में आती है, तो उसको भी पूरा पैसा नाबार्ड देती है। उसके अलावा बैंकिंग का इसके लिए एक खुद का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, और वो ऐसा है कि अगर कृषि के लिए, खेती बाड़ी के लिए अगर आपको छोटे शॉर्ट टर्म लोन चाहिए, मीडियम टर्म लोन चाहिए, तो उसके लिए एक संरचना है, उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और लॉन्ग टर्म अगर लोन चाहिए जो 5 साल के आगे, तो उसके लिए भी एक अलग हमारी बैंकों की रचना है। पहले देखते हैं कि ये जो छोटे, स्मॉल और मीडियम जो टर्म लोन है, इसके लिए बैंकों की रचना एक पंचायती राज जैसी है। और लॉन्ग टर्म लोन के लिए तो 3 अलग अलग तरीके हैं, जिसमें रीजनल रूरल बैंक है और स्टेट कोऑपरेटिव के बैंक है, लैंड डेवलपमेंट बैंक है, ये सब कुछ है। तो चलिए देखते हैं। मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, आपको बहुत सिंपल रखना चाहता हूं कि हमारा ये जो किसानों को मदद करने का, देखो बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी अल्टीमेटली कहाँ आ रहा है, कहाँ आता है, कहाँ से शुरुआत हुई कि कैसे बैंक्स के थ्रू हम लोग किसानों की मदद करें। क्योंकि अल्टीमेटली देश को आगे बढ़ाना है, देश को आगे लेके जाना है, तो किसानों को ही सब प्राथमिकता देनी पड़ेगी। तो इसीलिए बैंक ने क्या किया है कि इसके लिए एक त्रिस्तरीय रचना तैयार की है। जैसे आज पंचायती राज सिस्टम है हमारे पास, त्रिस्तरीय रचना है। गांव लेवल पे ग्राम पंचायत है, तहसील लेवल पे तहसील या बीडीओ या ब्लॉक बोलते वो है, और फिर जिला लेवल पे है जिला पंचायत। तो वैसे ही अगर हम बैंकिंग की बात करें तो एकदम गांव लेवल पे है हमारी प्राथमिक कृषि पथ पुरवठा संस्था जो ग्रामीण इस पे काम करे। दूसरे स्तर पे है जिला लेवल की बात, जिला लेवल पे जिला सहकारी बैंक, ये दूसरे स्तर पे। और तीसरे स्तर पे है राज्य सहकारी बैंक। ऐसी प्रॉपर रचना ऑलमोस्ट सभी राज्यों में है दोस्तों। और ये एग्रीकल्चर जो लोन है, खेती के लिए जो लोन दिया जाता है, वो 3 टाइप का लोन है। एक है शॉर्ट टर्म लोन जो 15 महीने के लिए होता है। दूसरा है मीडियम टर्म लोन, यानी 15 महीने से लेके 5 साल तक जो लोन देते हैं उसे मीडियम टर्म बोलते हैं। और 5 साल के आगे का जो लोन होता है वो लॉन्ग टर्म या दीर्घ मुदत का लोन बोलते हैं। अब ये 15 महीने के लिए लोन क्यों लेते हैं किसान? तो जब उनको वो खेती की जो उनका जो मौसम होता है, तो उसमें बीज के लिए, फर्टिलाइजर के लिए या मार्केटिंग के लिए कोई चीज लगती है, तो 15 महीने के लिए ये सब लोन किसान बैंकों से लेते हैं। दूसरा
ये 15 महीने से 5 साल ये जो होता है, ये इतना 5 साल के लिए लोन किस लिए लेते हैं? तो अगर खेती के लिए औजार खरीदी करने हैं, खेती के लिए बैल या गाय भैंस उनको खरीदना है, या खेती के लिए पानी की व्यवस्था करनी है, ऐसे दीर्घ चीजों के लिए किसान मीडियम टर्म लोन लेते हैं और लॉन्ग टर्म लोन है। दोस्तों, सबसे अहम भूमिका अगर इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की किसकी है? सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट बैंक, मैं बोलूंगा सबसे इंपॉर्टेंट संस्था अगर कोई है हमारे देश को आगे लेके जाने के लिए, तो वो है प्राथमिक कृषि पत पुरवठा संस्था, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, जो गांव के स्तर पर काम करती है। गांव के स्तर पर एग्रीकल्चर, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए जो बैंक है वो है ही है, और इसकी बहुत सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका है, बिकॉज उस गांव में, उस ग्राम पंचायत में जितने भी किसान होते हैं जिनके पास जमीन है, वो अपने आप इसके सदस्य होते हैं। तो सभी जो किसान है वो मिलके बनती है ये संस्था, और ये बनने के बाद ये जो किसान है वो चुन के देते हैं कि हमारी ये जो बैंक है इसके डायरेक्टर कौन रहेंगे, चेयरमैन कौन रहेंगे, तो ऐसे उसका इलेक्शन होता है और ये चुन के रहते हैं। और ये बैंक पूरी तरह से फिर किसानों को ये स्मॉल टर्म और मीडियम टर्म ऐसे लोन देते, 5 साल तक लोन ये देती है। किसानों को कुछ भी लगे तो ये देती है। हमारे देश में आज की तारीख में 90% जो गांव है वो सभी इस प्राइमरी एग्रीकल्चर या प्राथमिक कृषि पत पुरवठा केंद्र जो है या संस्था है, इनसे जुड़े हुए हैं। और इस तरह से, और भारत ने आजादी के बाद बहुत ज्यादा फोकस इसके ऊपर किया है। लेकिन आज की परिस्थिति अगर आप देखोगे, तो आज की परिस्थिति अगर ऑन पेपर देखोगे कि मैक्सिमम, जैसे हमने देखा कि 97,000 से ज्यादा ब्रांचेस है, 90% से ज्यादा गांव इस प्राथमिक कृषि पत पुरवठा संस्था या बैंक से जुड़े हुए हैं। लेकिन एक्चुअल कंडीशन में यह है कि 50% ही या उससे कम किसान एक्चुअली इसके सभासद है, मेंबर्स है, सब है। लेकिन जब कर्जा दिया जाता है तब कर्जा किसको मिलता है? तो उस गांव के जो बड़े जमींदार हैं, बड़े बड़े किसान हैं, उनको ही मिलता है। जो छोटे छोटे किसान है, और भारत का एक प्रमुख क्या वैशिष्ट या प्रॉब्लम भी है एक्चुअली, लेकिन ठीक है, एक अपना फीचर है। वो क्या है कि हमारे यहाँ किसान छोटे छोटे किसान है, उनकी जो होल्डिंग है वो बहुत छोटी है, स्मॉल होल्डिंग वाले किसान है। तो जिनको ये लोन मिलना चाहिए उनको लोन ही नहीं मिलता, क्योंकि ये जो कृषि पत पुरवठा संस्था है, ये जो बैंक है, ये आपके जमीन के कागजात लेके उसके ऊपर लोन देती है। बहुत बार तो किसानों के ये कागजात जो है वो भी अपडेटेड नहीं होते। अगर आज उनको पूछेंगे आपका 7/12 आपके क्या, आप जमीन का कागज दिखाओ, तो वो बहुत पहले का होगा, उनके पिताजी का, उनके दादाजी का नाम उस पर रहेगा। और ये आज की एक्चुअल परिस्थिति। तो मैक्सिमम ऐसे दुर्बल घटक, मैक्सिमम ऐसे आदिवासी किसान, और जिनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वही इसका फायदा नहीं उठा रहे हैं और वंचित है इन बैंकिंग फाइनेंस के रिलेटेड जो जरूरतें हैं उससे वंचित है। और इसीलिए क्या हो रहा है, इसीलिए आज भी देखोगे तो गांव में जब भी किसानों को जरूरत होती है तो वो कहा जाता है, तो साहूकार के पास जाते हैं। आज भी रिसेंट स्टडी है कि ग्रामीण भारत में आज भी 50% से ज्यादा जो पैसा दिया जाता है वो साहूकार से आता है। और साहूकार क्या करते हैं? तो महीने में 2, 3, 5% से लेके उससे भी ज्यादा ऐसा लोन देते हैं, यानी साल का 60%, 80% इंटरेस्ट। यानी एक बार आपने लोन लिया तो बस जिंदगी भर उसको चुकाना है। इस तरह का काम आज भी चालू है दोस्तों। और ये तो गांव की बात। अगले स्तर पे जो बैंक है वो है जिला सहकारी बैंक। अभी जिला सहकारी बैंक यानी कौन सी बैंक? कि उस जिले में जितने भी सहकारी संस्था है, जितने भी सहकारी संस्था, वो अपने आप इसके मेंबर होते हैं। तो कृषि में है, दूध में है, यहाँ वो सभी उसके मेंबर होते हैं। और वो लोग चुन के देते हैं कि जिला सहकारी बैंक का चेयरमैन कौन रहेगा, डायरेक्टर्स कौन रहेगा, वो सबको चुन के देते हैं। और ये जिला सहकारी बैंक उस जिले में जितने भी सहकारी बैंक है, सहकारी संस्था है, उनको फाइनेंस करती है। इसमें होती है अर्बन यानी नागरिक क्षेत्र की सहकारी बैंक। टोटल हमारे देश में लगभग 1531 इतने नागरिक सहकारी बैंक है। और ये नागरिक सहकारी बैंक इतनी बड़ी बड़ी है कुछ कि वो सिर्फ एक शहर में नहीं तो कई सारे शहर में करती है काम।
सिर्फ एक स्टेट में नहीं तो कई सारे स्टेट में काम करती है, बहुत बड़ी बन चुकी है। और इसीलिए अभी आरबीआई ने नया रूल, नया रेगुलेशन के लिए रखा है। 4 अलग अलग स्तर है इनके, उसमें उनका वर्गीकरण किया है। तो एक स्तर यानी वो बैंक, नागरिक सहकारी बैंक, जिनका डिपॉजिट 100 करोड़ तक है। टायर 2 में कौन से आती है कि वो बैंक जिनका डिपॉजिट 100 करोड़ से लेके 1000 करोड़ तक है। टायर 3 में वो बैंक कि जिनका डिपॉजिट लोगों से आया वो पैसा वो 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ तक है। और टायर 4 में चौथा स्तर ऐसा है कि जिसमें 10,000 करोड़ से भी ज्यादा डिपॉजिट्स है। तो इमेजिन कीजिए इतना सारा पैसा आज उन नागरिक संस्थाओं में है। तो और ये सभी जो लोग इसको चलाते हैं वो चुन के आते हैं, तो उसके लिए रेगुलेशन जरूरी है, इसलिए आरबीआई काम करती है। उसके ऊपर जो नेक्स्ट है, यानी हमने देखा कि प्राथमिक गांव के स्तर पर या शहर के स्तर पर, उसके ऊपर जिला सहकारी, और उसके ऊपर है राज्य सहकारी। हमारे देश में क्या, हमारे लगभग 34 राज्य सहकारी बैंक है। हमारे यहाँ 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 34 राज्य सहकारी बैंक है। तो ऑलमोस्ट हर राज्य में ये राज्य सहकारी बैंक है और हर राज्य में ये संरचना है। इसके अलावा एक स्पेशल बैंक भी है जो किसानों को उनके जमीन के ऊपर दीर्घ लॉन्ग टर्म ऐसे लोन देती है, जिसे हम लोग कहते हैं कि लैंड डेवलपमेंट बैंक। लगभग 714 बैंक आज की तारीख में है और वो आपके जो जमीन के कागजात है उसके ऊपर आपको कर्जा देती है। इसके अलावा और एक स्पेशल बैंक है जिसका नाम है रीजनल रूरल बैंक। अभी रीजनल रूरल बैंक भी एक स्पेशलाइज्ड प्रादेशिक ग्रामीण बैंक जिसे कहते हैं कि प्रादेशिक ग्रामीण बैंक, जो अलग अलग प्रदेश में उसकी जो परिस्थिति उसके अनुसार वो कार्य करती है। 43 अलग अलग बैंक हमारे यहाँ है जिनके 14,000 से भी ज्यादा ब्रांचेस हमारे देश में आज कार्यरत है। अभी ये रीजनल बैंक भी मैक्सिमम, अभी रीजनल है प्रादेशिक यानी रूरल, तो जब वो ग्रामीण आता है तो भी आप समझते होंगे कि ये फिर से कृषि और ग्रामीण विकास उसके लिए करने वाली स्पेशलाइज्ड ऐसी बैंक है, ब्रांच है जो काम कर रही है। तो ये सभी जो हमारा बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये अलग अलग तरह के बिजनेस को फंडिंग करता है, बिजनेस को अपनी वित्तीय सेवा देते हैं। और हमने देखा आप एक इंडिविजुअल बैंक होल्डर हो, अकाउंट होल्डर हो, उससे लेके आप कोई भी बैंक हो, सभी को वित्तीय सेवा देने का काम करती है बैंक। और सभी तरह के बिजनेस होते हैं, सभी तरह के जो लीगल बिजनेस होते हैं उसको पूरी तरह से बैंक सपोर्ट करती है। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट ने क्या किया है कि गवर्नमेंट ने एक रूल इन सब बैंक को दिया है। गवर्नमेंट ने बोला है कि हमारे देश के विकास के लिए एक प्राथमिकता या अग्रक्रम ऐसे कुछ क्षेत्र है जिसको कंपलसरी आपको लोन देना है। अगर आप 100 रुपए दे रहे हैं तो कंपलसरी 40 रुपए इन्हीं सेक्टर को देना पड़ेगा। ऐसे गवर्नमेंट ने रूल किया है। और ये क्षेत्र जो है ना, ये अगर ऐसा नहीं कि आप ग्रामीण बैंक, आप शहरी भाग में भी अगर काम करने वाली कोई प्राइवेट बैंक भी हो तो भी आपको इन अग्रक्रम क्षेत्रों को आपको पैसे देने हैं। ये आरबीआई के कड़क रूल है दोस्तों। इन अग्रक्रम क्षेत्रों को कहते हैं हम लोग प्रायोरिटी सेक्टर, और इस प्रायोरिटी सेक्टर को कंपलसरी 40% लोन फंडिंग हर बैंक को देनी पड़ती, कोई भी बैंक जो भारत में काम करता है। और इसमें अगर आप देखोगे तो 40% का 18% जो है तो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर को है, कृषि को है, और उसके बाद फिर छोटे छोटे मोटे व्यवसाय और बाकी सब चीजें। तो आप देख सकते हो, अभी आपको अंदाजा आया कि ये बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी आज की तारीख में बना हुआ है, और हमने पिछले टाइम पे देखा कि बैंकिंग की शुरुआत बहुत पहले से हुई है, लेकिन आज की तारीख में अगर हम देखें तो आज भी पूरी व्यवस्था इसलिए बनी है कि किस तरह हम लोग कृषि का विकास करें। कितने स्पेशलाइज्ड बैंक है, कोई भी बैंक हो तो आपके लिए वो प्रायोरिटी सेक्टर है कृषि, एग्रीकल्चर, कंपलसरी कृषि को आपको लोन देना है। यानी कितनी व्यवस्था बनाई है सभी सरकारों ने, सभी ने, इकोनॉमी सभी ने डेवलप किया है, जो कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा फोकस हमारी इस कृषि के ऊपर और ग्रामीण विकास के ऊपर करो। क्योंकि दोस्तों एक बात हमें कहीं भी नहीं भूलनी चाहिए, हम कितने भी टेक्नो सेवी हो, हम कितने भी अलग अलग टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाए, लेकिन जो बेसिक जो चीज है जो हमेशा भारत को आगे लेके जा सकती है वो उसे हमें भूलना नहीं चाहिए, और वो आज भी हमारी ये कृषि है, एग्रीकल्चर है।
बाकी ये प्रायोरिटी छोड़ के बाकी की जो सभी सेक्टर है वो सभी नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं। लेकिन एक गुड न्यूज मैं आपको देना चाहता हूं, आरबीआई का एक सर्कुलर आया है 4 सितंबर 2020 के तब, और उस सर्कुलर के बाद से आज हम लोग जो भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, आई मीन एमसीएल फैमिली में हम जो भी एमसीएल बायोफ्यूल स्टेट में जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, बायो सीएनजी बनाने का काम कर रहे हैं, जो फैक्ट्रीज है, ये सभी प्रोजेक्ट्स, ये सभी बिजनेसेस बैंक ने, आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर में डाले हैं। तो वो जो 40% कंपलसरी लोन देना है उसमें आज ये हमारे प्रोजेक्ट्स है। तो इस बैंक का क्या पोटेंशियल है डेवलपमेंट के लिए? तो दोस्तों, बैंक कंपलसरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, आप मुझे एक बताइए कि किसी प्रदेश का अगर विकास करना है तो कैसे विकास करेंगे? बताइए कैसे? अगर आप जिस गांव में रहते हैं, जिस तहसील में रहेंगे, कैसे उसको आगे बढ़ाएंगे? ऑफ कोर्स इनकम बढ़ना चाहिए, आमदनी बढ़नी चाहिए। कैसे बढ़ेगा? तो इनकम, आमदनी तभी बढ़ती है जब वहां की जो रिसोर्सेस होते हैं वो डेवलप होते हैं। रिसोर्सेस यानी क्या? अगर आपकी वहां की जो खेती बाड़ी है, आपकी जो जमीन है, वो उससे बेहतर से बेहतर आप उसके ऊपर काम करें, उससे प्रोडक्ट निकालें, जो लोग वहां रहते हैं वो बेहतर अपना काम करें, योगदान दे, तो ये जो रिसोर्सेस है उसको बेहतर से बेहतर डेवलप करके आप उस प्रदेश का विकास कर सकते हैं। और अगर रिसोर्सेस को डेवलप करने हैं तो एक ही काम कर सकता है, कौन? बिजनेस, व्यवसाय, धंधा। बिजनेस ही है जो आपके क्षेत्र को, आपके गांव को, आपके तहसील को आगे लेके जा सकता है, उसकी तरक्की कर सकता है। अभी हमारे दुनिया में हम भारत से ज्यादा अभी डेवलप्ड दूसरे नेशंस है। अमेरिका ज्यादा डेवलप्ड है, यूरोप के राष्ट्र डेवलप्ड है, जापान डेवलप्ड है ज्यादा। क्यों डेवलप्ड है? क्योंकि वहां बिजनेस बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, वहां के बिजनेस बहुत स्ट्रांग है, और वो बिजनेसेस फिर वहां के हर कोई जो रिसोर्स है उसका बेहतर उसका उपयोग करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में कुदरत ने इतना कुछ दिया है भारत को कि अगर हम लोग हमारे इस रिसोर्सेज को डेवलप करें अच्छी तरीके से तो हम लोग बहुत आगे निकल जाएंगे। दोस्तों, आज की तारीख में हमारे यहाँ कुछ क्षेत्र है जो हमारे देश में अलग अलग राज्य है, उस अलग अलग राज्यों में भी कुछ ऐसे राज्य हैं जो अभी पिछड़े हुए हैं, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि उनकी इकोनॉमी पीछे है, जिसमें बिहार है, यूपी है, उड़ीसा है, राजस्थान है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सब कुछ है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है आज जिस राज्यों को हम लोग पिछड़े कहते हैं, ये हमारे प्राचीन भारत में, मध्ययुगीन भारत में सबसे ज्यादा अमीर, सबसे डेवलप्ड ऐसे जगह थे, ऐसे राज्य थे दोस्तों, क्योंकि इनके पास इतने सारे रिसोर्सेज है जो बाकी किसी के पास नहीं, इतने ज्यादा। हमारे प्राचीन भारत में, हमारे मध्ययुगीन भारत में सबसे बड़ी जो सल्तनत थी वो यहां थी। आज वो पीछे क्यों है? क्योंकि वहां के रिसोर्सेज डेवलप नहीं है, और वहां का अगर रिसोर्सेज डेवलप करने, उसको फिर से आगे लेके जाना है, बिकॉज वो तो जमीन अभी भी है, जो प्राचीन भारत में जो सोना उगा रही थी वो आज भी उधर है, सिर्फ उसको डेवलप करना जरूरी है। और ये काम करता है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस। ये प्रशासन जो ना, आईएएस आईपीएस ऑफिसर या राजनीति जो है, पॉलिटिशियन, ये नहीं करेंगे। मैं आपको बोलता हूँ, जो सच्ची बात बोलता हूँ, कि वो काम क्या करेंगे? वो प्रशासन अच्छा तरह से करेंगे। जो पॉलिटिक्स, जो राजनीति में लोग हैं, वो क्या करेंगे? पॉलिसी लाएंगे, बेहतर से बेहतर पॉलिसी लाएंगे, इतना ही कर सकते हैं। एक्चुअली अगर इसको डेवलप करना है तो बिजनेस वालों, एंटरप्रेन्योर्स, जो उद्योजक है, उनको करना पड़ेगा, बिजनेस को करना पड़ेगा, और इसी तरीके से देश आगे बढ़ेगा दोस्तों। और अगर बिजनेस करना है तो कैपिटल, पैसे बहुत जरूरी है, और अगर ये करना जरूरी है तो बैंक हमारी बहुत मदद कर सकता है। अगर आपके मन में कोई आइडिया है, अगर आप उसको करना है तो बैंक आपकी हेल्प कर सकता है। और अगर आप वहां कुछ छोटा सा बिजनेस कर रहे हो, आपका छोटी दुकान है, आपको 100 ग्राहकों को आप सेवा दे रहे हो, और 200 ग्राहक है जो चाहते हैं, तो बढ़ाने के लिए बैंक आपको मदद कर सकता है। उसके अलावा बैंक हर चीज में आपकी मदद करता है, यानी कोई भी बिजनेस सिर्फ पैसा फंडिंग लेना इतना ही नहीं है, बहुत सारी चीजें हो सकती है बिजनेसेस के, डीपीआर से लेके फॉरेन कोई कंसाइनमेंट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, ये सब कुछ है। इस सभी चीज में बैंक हर स्टेप में हमारी मदद करता है। और बैंक का भी जो बिजनेस मॉडल है ना, बैंक का बिजनेस, जैसा हमने देखा, बैंक एक बिजनेस संस्था है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है? तो बैंक का बिजनेस मॉडल भी एक कोऑपरेटिव, सहकारी संस्था ही है। बैंक एक्चुअली सहकारी संस्था के जैसे ही
काम करते हैं। एक कॉर्पोरेट मॉडल और कोऑपरेटिव मॉडल है, तो कोऑपरेटिव मॉडल है बैंक का। कैसे? कोऑपरेटिव मॉडल बोलता है कि बहुत सारे लोग इकट्ठा आते हैं और बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। तो वैसे तो होता है बैंक में। बैंक में इतने सारे लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं और अपना अपनी पूंजी उसमें रखते हैं, और ये जो पूंजी जमा होती है, इस पूंजी को फिर ये बैंक अच्छी जगह पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, बिजनेस के लिए लगाती है। तो ये सभी लोग जो खाताधारक होते हैं, जो पैसा लगा डालते हैं, वो एक्चुअली इनडायरेक्टली सभी चीजों को मदद करते हैं। अभी आप बताइए, आप और मैं हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए कैसे मदद करेंगे? तो सबसे पहले तो हम लोग अपना टैक्स चुकाएंगे अच्छी तरह से, वो पैसा गवर्नमेंट के पास जाएगा, और गवर्नमेंट फिर उस टैक्स से हमें बेहतर से बेहतर सुविधा देने की कोशिश करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, एजुकेशन हो, रास्ते हो। बहुत बार गवर्नमेंट का जो काम होता है ना, वो सामाजिक काम होता है, समाज के लिए काम होता है, समाज के हित के लिए काम होता है। पैसा कमाने के लिए गवर्नमेंट नहीं काम करती। लेकिन अगर हमने देखा कि देश को आगे लेके जाना है तो बिजनेस डेवलप होनी चाहिए। तो अगर हम लोग पैसे गवर्नमेंट को टैक्स, तो मुझे लगता है उससे भी इंपॉर्टेंट, और उतना ही इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो बैंक में पैसा रखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम लोग सब बैंक में पैसा रखेंगे, तब जाके वो पूरी पूंजी जमा होगी और फिर वो अलग अलग बिजनेस में काम आएगी, और उससे फिर पैसा बढ़ेगा, उससे देश बढ़ेगा। तो एक्चुअली बैंक ये नेशन बिल्डिंग का काम करते हैं, और हर कोई इंसान, हर कोई नागरिक जो बैंक में पैसा रखते हैं, वो पूरे नेशन बिल्डिंग की तरफ ये उसका एक कंट्रीब्यूशन होता है दोस्तों। और ऑफ कोर्स सिर्फ प्रॉब्लम एक है ना, कि ये काम, ये जब पैसा एक जगह आता है, तब उसका सही उपयोग ये सच्चाई और ईमानदारी के ऊपर होना चाहिए। बस यही एक चीज है जो शायद मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान जरूरी है। दोस्तों क्या कर सकती है बैंक? तो कई सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं, आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह से बैंक की वजह से लोगों ने बड़े बड़े बिजनेसेस किए, कितने सारे प्रदेश का भला हुआ। लेकिन कभी कभी पूरा देश बैंक की वजह से आगे बढ़ सकता है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हर जगह है, हमारे देश में भी एग्जाम्पल्स है। हमारे देश का भी इतिहास बताता है कि हमारे देश में जो श्वेत क्रांति हुई, उस श्वेत क्रांति में बैंक ने कितनी अहम भूमिका निभाई थी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो श्वेत क्रांति है, व्हाइट रेवोल्यूशन, एक ऐसी शुरुआत हुई। तो एक गुजरात के गांव में, आनंद जिले में एक गांव में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एक मॉडल, बहुत अच्छा दूध का मॉडल हुआ, और वही मॉडल फिर पूरे देश में उसको रेप्लिकेट करने का, उस देश में लेके जाने का संकल्प किया हमारे तब के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने। उसे बोला ऑपरेशन फ्लड, कि ये जो आनंद डिस्ट्रिक्ट में ये काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, मैं उसको पूरे देश में करूंगा। और जो देश दूध में आज सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है, जो दूध बाहर से मंगाता है, दूध की पाउडर, उसे मैं दूध में आत्मनिर्भर बनाऊंगा। तो ये तो उनका संकल्प था। तो पैसे कहां से आएंगे? पैसे तो इनिशियली वर्ल्ड बैंक ने भारत सरकार को मक्खन और दूध की पाउडर ऐसे दिए। एक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम करके एक प्रोग्राम था, जिसके तहत उन्होंने ये दिया, जिसको बेच के भारत सरकार को 116 करोड़ रुपए मिले, और वो 116 करोड़ रुपए फिर हम लोगों ने इस पहले चरण में लगाए। ये जो श्वेत क्रांति हुई, व्हाइट रेवोल्यूशन, 3 चरण में हुई। तो पहले वो 116 करोड़ से हमने अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। वर्ल्ड बैंक ने वो देखा, उनको पता चला कि इतना अच्छा काम हो रहा है, तो वर्ल्ड बैंक ने पहली बार प्रॉपरली लोन दिया हमें। वो लोन दिया 277 करोड़ का। उससे फिर से हमने और मैन्युफैक्चरिंग या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, और उसके बाद फेज 3 में वर्ल्ड बैंक ने फिर से $360 मिलियन का लोन दिया, जिसके बाद फिर हमने ये ऑपरेशन फ्लड पूरे देश में ऑलमोस्ट पहुंचाया। तो दोस्तों इससे 2 बात हमें समझनी, कि आप चाहे एक सिंपल एक अकेले इंसान हो जो टपरी चला रहे हो, या आप पूरा देश हो, नेशन हो, बैंक किस तरह काम करती है? तो बैंक पहले आपको थोड़े से पैसे देती है, थोड़े से पैसे देके अगर आपको ने अच्छा काम किया उसके साथ तो ज्यादा पैसे देती है, तो ज्यादा पैसे देती है, और फिर आपके साथ रहती है। ये रहा एक। दूसरा ऐसा है कि जब कोई बैंक, किसी बैंक की वजह से किसी बिजनेस चलता है, तो बहुत बार सिर्फ आर्थिक प्रगति नहीं होती, तो पूरे देश में आर्थिक सामाजिक बदल होता है।
अभी इस श्वेत क्रांति की वजह से अगर आप सिर्फ पैसे की बात करोगे तो जितना पैसा वर्ल्ड बैंक ने डाला बैंक करके 10,000% से भी ज्यादा आरओआई मिला। तो अगर उस पैसा डाल के मुझे कितने पैसे मिले अगर आप देखो तो वो बहुत सारे पैसे मिले, उसका हम लोग देख ही नहीं सकते। लेकिन देखिए कितना बदल हुआ, कितना सामाजिक बदल हुआ। जो देश जो दूध के लिए दूध की पाउडर इंपोर्ट करता था वो दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बना। सिर्फ अमूल, अभी इसमें अमूल एक गुजरात की संस्था है, हर राज्य ने अपना अपना ब्रांड निकाला, नलिनी निकाला, आर्य निकाला, सब कुछ हुआ। और आप देखिए सिर्फ अमूल में 33 लाख खेडूत या किसान उनको इनका इनकम बढ़ा। और पूरे देश में अगर आप देखोगे तो आज की तारीख में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयर सबसे ज्यादा रोजगारी अगर किसी को किसी क्षेत्र से मिल रही है तो वो दूध है। यानी आप देख सकते कि एक बैंक की वजह से, एक बिजनेस की वजह से कितना बड़ा रेवोल्यूशन हो सकता है। और बस यही काम हमें अभी ऑयल एंड गैस में भी करना है। दोस्तों आपको लगेगा कि नहीं बहुत सारे पैसे ही लगते हैं ये सब काम करने के लिए, छोटे पैसे से कुछ नहीं होता, ऐसा गलत है। छोटे से पैसे भी पूरे देश को बदल सकते हैं, छोटे छोटे पैसे। अब कैसे मैं आपको बताता हूं। तो एक स्टोरी है, ये जो साहब जनाब आपको दिख रहे हैं उनका नाम है मोहम्मद यूनुस साहब। मोहम्मद यूनुस साहब बांग्लादेश के एक जाने माने अर्थतज्ञ, बहुत अच्छी उन्होंने पढ़ाई की और बाद में एक जगह वो प्रोफेसर थे। तो उन्होंने देखा कि वही बांग्लादेश में एक जगह एक महिला, उसने साहूकार से ब्याज के ऊपर पैसे लिए और एक बांबू का बिजनेस कर रही है। लेकिन बांबू का बिजनेस कर रही है मतलब बांबू लेती है वो और उसकी वस्तु बनाती है और बेचती है रास्ते के ऊपर। और जितनी वो मेहनत कर रही है, इतना पूरा मेहनत करने के बाद जितना भी पैसा मिलता है ना वो उस साहूकार को दे रही है। तो उनको लगे ये इतनी मेहनत कर रही है तो उन्होंने उस महिलाओं को, औरत को अपने जेब से पैसे की मदद की और कहा कि नहीं आप उनसे पैसा मत लेना। अभी उन्होंने जब ये मदद की तो मदद ऐसे की बाबा ये पैसा मुझे नहीं मिलेगा कर। लेकिन उस औरत ने, उस महिला ने वो पैसे उनके लौटा दिए और उनको बहुत आनंद हुआ कि अनएक्सपेक्टेडली वो उन्होंने लौटा दिया। फिर उन्होंने एक देखा कि वहां आजू बाजू से कई सारी महिलाएं, तो फिर उन्होंने पहली बार 40 महिलाओं को मिलके एक $28 उस टाइम का, यानी एक 15,000, पहली तो शुरुआत उन्होंने 1,000 रुपए से ही की ऐसे ही, और बाद में 40 महिलाओं को उन्होंने ऑलमोस्ट 12 से 15,000 रुपए उन्होंने सबको दिए, बांटे। कोई पेपर नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और उनको इतना आनंद हुआ जब इन सभी महिलाओं ने उनके पैसे सूद समेत लौटा दिए। और फिर उन्होंने ठान लिया कि बस इसको अभी मिशन बनाना है। और उन्होंने फिर बांग्लादेश में एक बैंक की स्थापना की, जिस बैंक का नाम है ग्रामीण बैंक। और जो ग्रामीण बैंक ऐसे लोगों को जिनको थोड़ी थोड़ी पैसे की जरूरत है, कोई भी कागजात नहीं, कोई भी कुछ नहीं, सिर्फ भरोसे के ऊपर, गारंटी के ऊपर उन्होंने पैसा देना चालू की। और वो इस पूरे चीज ने पूरे देश को बदल के रख दिया, इतना कि उन्हें 2006 का नोबेल पीस प्राइज मिला। अभी नोबेल का पीस प्राइज आप समझ सकते, पीस यानी शांतता पुरस्कार मिला। शांतता पुरस्कार कैसे? तो ये इकोनॉमी डेवलपमेंट कितनी अलग अलग तरीके से अपने देश को बदल सकती है, ये भी एक एग्जांपल हमारे सामने है। दोस्तों कई सारे ऐसे एग्जांपल्स है, कई सारे एग्जांपल आपके गांव में रहेंगे, आपके शहर में रहेंगे, तहसील में रहेंगे। बैंक की वजह से किस तरह से लोग आगे बढ़े हैं और बेहतर काम किया है। लेकिन एक गांव की स्टोरी भी मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारे देश की स्टोरी है। अभी हमारे देश का भी एक ऐसा गांव है मध्य प्रदेश में, डुल्लोपुर विलेज, दिंडोरी करके एक जिला है, उसका एक गांव। दोस्तों ये गांव ऑलमोस्ट पूरी तरह से 100% ट्राइबल है, आदिवासी है। और वहां लोगों को इतनी दिक्कतें हैं, आई मीन वहां मैक्सिमम जब भी पैसा लगता था तब ये लोग साहूकार के पास जाते। और पैसा कितना लगता था? तो 500 रुपए लग सकता है, 400, 200, 300, इतने कम कम रुपए के भी लिए वो साहूकार के पास जाते थे। और एक बार साहूकार के पास गए तो क्या होता है, तो हमने देखा जिंदगी भर फिर वो पैसा उनको चुकाना पड़ता। फिर इन लोगों ने क्या किया कि सभी गांव वालों ने मिलकर एक ऐसी प्राथमिक कृषि पथ पुरवठा, जिसे हम लोग कह सकते हैं, ऐसी जनशक्ति सहकारी समिति मर्यादित करके स्थापना की और उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन किया जो आरबीआई के रूल के हिसाब से। और वो सभी लोग उसके सदस्य बन गए और सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट किया उस बैंक को।
और बाद में फिर इस बैंक ने ये थोड़े छोटे लोन किसानों को देना चालू कर दिया, छोटे छोटे लोन। यानी जब जिस रिपोर्टर ने ये बातमी पूरी दी, ये रिपोर्टर जब गया था ये देखने, तब एक आदमी वहां आया था जो 400 रुपए एक लोन के लिए आया था। तो छोटे छोटे लोन दिए। और अगर बैंक का अगर आप देखोगे तो ये वो बैंक नहीं है, ये चित्र सिर्फ मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए दिया है। चित्र तो ऐसा है कि एकदम छोटा सा, ये तो बहुत ही अच्छा मकान है, छोटा सा रूम 10 बाय 10। आई मीन जो आप बोल ही नहीं सकते कि ये बैंक है। कर वहां एक आदमी बैठा है, उसके पास एक बड़ा सा छोटा सा ऐसा कंप्यूटर है सादा सा, और वो अपना वो काम कर रहा है, बस इतनी छोटी सी बैंक। लेकिन उससे कितना फर्क, आजू बाजू के 14 गांव अभी उनसे जुड़े हुए हैं। जो ऑलमोस्ट 80% से ज्यादा लोग साहूकार के पास जाते हैं, वो पूरी तरह से अभी कम होकर 10-12% तक है, वो भी कम होने वाले हैं। तो दोस्तों ये फर्क हो सकता है इस बैंक का। अभी हमारे देश में भी एक ऐसी माइक्रो फाइनेंस की स्कीम है जिसे हम लोग कहते हैं मुद्रा लोन। अभी मुद्रा लोन में भी अगर आप देखोगे तो क्या है, 2014 से ये एक स्कीम योजना शुरू की है। तो बैंक आपको 3 तरह के लोन दे सकती है। सबसे पहला है शिशु लोन, 50,000 तक आपको लोन मिलता है। दूसरा है किशोर लोन, 50,000 से 5 लाख तक। और तीसरा है तरुण, 5 लाख से 10 लाख तक। तो अगर आप कोई उद्योजक हो, अगर आपको कोई बिजनेस करना है, उद्योग धंधा करना है, तो आप चालू कर सकते हैं 50,000 के लोन के साथ, शिशु के लोन के साथ। अभी इसके लिए बहुत कुछ डॉक्यूमेंटेशन, कुछ ज्यादा ऐसा कुछ नहीं, उससे आप चालू कर सकते हैं। अगर उसको आपने अच्छी तरह से किया, उसको रिपे किया, तो आपको नेक्स्ट लेवल का बैंक देती है लोन, वो है किशोर। और वो बेहतर किया आपने तो नेक्स्ट तरुण जैसा कर्जा आपको देती है। तो जैसे वर्ल्ड बैंक ने हमारे साथ किया, जो जैसे किया श्वेत क्रांति, वैसे ही है, छोटे लेवल पे, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसी स्कीम, ऐसी योजना शुरुआत हुई 2014 में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, कई सारे लोग आज रास्ते पे करने वाले, धंधा करने वाले लोगों की संख्या देखोगे तो दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में। और 50,000 बहुत बड़ी रकम है। ये 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 भी लोगों को टाइम पे अगर मिले तो 5,000 के ऊपर धंधा करके अपना अपना इनकम बढ़ा सकते हैं, उसको बेहतर कर सकते हैं। और सिर्फ गांव में नहीं, शहरों में भी है। और ये मुद्रा लोन एक ऐसी स्कीम है कि जहां बैंक को कुछ नहीं देखना है, जिसको जरूरत है वो बैंक मैनेजर के पास जाएगा, वो अपना एप्लीकेशन देगा, और उसके साथ बैंक मैनेजर को सिर्फ ये बताना है कि क्या क्या चाहिए, आप क्या बिजनेस करने वाले हो, और क्या क्या आपको लगने वाला है, क्यों चाहिए 50,000। ना उसके लिए कुछ इनवॉइस देना है, ना कुछ नहीं करना है। इतना सिंपल तरीका है ये बैंक से कर्जा लेने का, 50,000 रुपए लेने का। लेकिन दोस्तों अगर इसकी परिस्थिति क्या है, एक्चुअली क्या होता है, अगर आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे। मेरी खुद की स्टोरी है। मैं खुद, अभी क्या है, ये मेरा खुद का अनुभव है कि हर जिले में एक एक कलेक्टर लेवल पे कमेटी होती है, जिसे डीएलसीसी कहते हैं। और वो कमेटी हर महीने में बैंकों की एक आढावा रिव्यू लेती है कि आप सब पूरे बैंक रहते हैं इसमें, प्राइवेट बैंक से लेकर सरकारी बैंक सब कुछ। और हर जिले में एक अग्रणी बैंक भी होती है जो आरबीआई नॉमिनेट करती है कि उस पूरे बैंकों के ऊपर एक मॉनिटर बोलते हैं, जैसे एक मॉनिटर, एक सरकारी बैंक उसमें रहती है, और उसका आढावा वगैरह जो कुछ लेते हैं वो कलेक्टर लेते हैं। तो मैं जब मुंबई में पोस्टेड था, अभी मुंबई ये जो सिटी है, मुंबई सिटी में भी 2 जिले हैं, एक मुंबई शहर और दूसरा मुंबई उपनगर। तो मुंबई उपनगर, ये ऑलमोस्ट मुंबई सिटी का 70% मुंबई उपनगर है। तो मुंबई उपनगर का मैं ये सब देखता था। मैं खुद हर महीने बैंकों की ये सब रिव्यू लेके पूछताछ करने की, आपने क्या क्या काम किया मुद्रा लोन में, इसमें वगैरह। और ये देखिए मुझे ताज्जुब होता, तो कितने सारे ऐसे एप्लीकेशन, कितने सारे ऐसे लोग जिनको जरूरत थी। कोई चाय की दुकान, चाय का साइकिल के ऊपर चाय चलाते हैं ना, वो हो सकता है, रिक्शा वाले हो सकते हैं, भाजी या मच्छी वाले, ऐसे कितने सारे लोग थे, उनको लोन ही नहीं मिलता था। कितने सारे लोग वो एप्लीकेशन देते थे, कॉर्पोरेटर भी उनके साथ जाते थे, फिर भी उनको लोन नहीं देते थे बैंक मैनेजर। जब तक उनको बैंक मैनेजर को लगता नहीं ये मेरा पैसा आएगा वापस, तब तक ये बिल्कुल लोन नहीं देते थे। और ऐसी एक्चुअली कंडीशन थी कि क्योंकि बैंक ने ऊपर से, आरबीआई ने ऐसे अभी एनपीए के ऊपर रखा है स्ट्रिक्ट वॉच,
कि अगर आपने किसी को लोन दिया, किसी मैनेजर ने लोन दिया और वो रिटायर हो गया और वो लोन डिफॉल्ट होगा, तो रिटायर होने के बाद भी आपको पूछते हैं बुला के कि आपने कैसे उनको लोन दिया। तो इस तरह से वो बैंक मैनेजर, जब तक उसकी तसल्ली नहीं होती, जब को उसको गारंटी नहीं मिलती कि नहीं ये पैसा मुझे वापस मिलेगा, वो लोन ही नहीं देता और पैसा ही नहीं मिलता। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार क्या है? जिम्मेदार अपनी परिस्थिति भी है। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, वो परिस्थिति जिस तरह से ये काम होता आया है ना, वो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदार है एक्चुअली। क्योंकि ये ऐसी जो योजना है मुद्रा, इसके पहले भी कई सारी योजनाएं आई। बहुत सारी योजनाओं में तो बहुत सारी सब्सिडी थी, अभी तो सब्सिडी निकाल दी गई। लेकिन हर राज्य में, आप जिस भी राज्य में हो ना, हर राज्य में आपके यहाँ एक ऐसी स्कीम होगी, राज्य सरकार की होगी, केंद्र सरकार की होगी। गवर्नमेंट अच्छे काम के लिए 50-50% सब्सिडी देती थी, और लेकिन हर चीज में वहां एजेंट और करप्शन होता था। कोई भी ऐसी स्कीम है जहां सब्सिडी ऐसा कुछ है, तो एक एजेंट सामने आएगा, एलिजिबल जो पर्सन है उसको उसको लेगा, उसके कागजात वगैरह लेगा और एप्लीकेशन करेगा। 1 लाख का लोन है, उसको बोलेगा ये एजेंट कि 1 लाख का लोन है, तुझे सिर्फ चुकाने 50,000 रुपए। ओके, आइडियली वो 1 लाख लोन लेके वो अच्छा बिजनेस कुछ कर सकता है। लेकिन ये जो एजेंट है, उसकी सेटिंग होती है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ भी, जो सब्सिडी देते हैं, और जो बैंकों के ऑफिसर उनके साथ भी। तो वो ये जो एजेंट है, वो जो एप्लीकेशन करने वाला जो आदमी होता है, उसको बोलेगा कि देख 1 लाख का तुझे लोन मिलेगा, लेकिन हाथ में दूंगा मैं तुझे 70,000 रुपए, 30,000 रुपए लगेंगे हमें, और जो 70,000 है वो भी तुझे चुकाने नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप क्या करो, मैंने बचपन से देखा है कि वो एक स्कीम बनाते हैं बिजनेस की, बिजनेस लोन, वो पूरी एक स्कीम वगैरह से होती है। ये सभी है, अभी मैंने आपको जगह अभी भी चालू ही है। तो मैंने देखा है कि एसटीडी बूथ के लिए लोन चाहिए, जेरोक्स मशीन के लिए लोन चाहिए, या टाटा सुमो उस टाइम बहुत ज्यादा, तो टाटा सुमो के लिए लोन चाहिए सब, और कुछ नहीं होता था। और सब कुछ पेपर वगैरह करते थे, वो फाइल वगैरह सब करा के, सबका करप्शन को करके, ये भी आदमी उसको कुछ भी न करके 70,000 रुपए मिल रहे हैं तो क्या करेगा? कई कई जगह तो 60,000 50,000 मिले तो भी वो तो प्रॉफिट में ही है, क्योंकि उसको चुकाने नहीं है। और ये एक ऐसा हमने प्रेसिडेंस तैयार करके रखा। तो आने वाले दिनों में फिर इसका जो अभी परिणाम, ये आज मुद्रा लोन पे भी हो रहा है। तो दोस्तों, इस चीज को बदलना होगा, क्योंकि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इस अच्छी चीज से वंचित है, जिससे परिस्थिति हम लोगों ने बना के रखी है, जैसे अनुभव है बैंकों का और सबका, कि आजू बाजू ऐसा है कि लोग बिजनेस के ऊपर ध्यान ही नहीं देते, उसके नाम पे बाकी कुछ अलग चीजें करते। और इसलिए जो जेन्युइन लोग हैं, जिनको एक्चुअली बहुत मदद हो सकती है, ये लोग आज इससे वंचित है। तो इस बैंक के ऊपर आप अभी आज की तारीख में बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। हमारी जो पूरी बैंकिंग सिस्टम हमारे भारत की है, सबसे बड़ा चैलेंज अगर कुछ है, वो है एनपीए का। यानी एनपीए यानी क्या? नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, यानी ऐसे पैसे जो बैंक ने दिया है किसी को और अभी कुछ परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, कुछ उसका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, और वो डूब गए हैं। और ऐसे अगर आप ग्लोबल परिस्थिति देखोगे तो हम, भारत का जो नंबर है 137 देश की तुलना में, अभी यही रिसेंट रिपोर्ट है कि 137 देशों में बैंकिंग की जो व्यवस्था है, और सबसे ज्यादा एनपीए किसका है, उससे करके छोड़ा थोड़ा करके जो है, तो उसमें से हमारा नंबर 33वां है। हमारे ऊपर जो 32 देश है वो सब छोटे छोटे देश है, बड़े देश नहीं। तो सिर्फ एक देश बड़ा है। हम दूसरे वर्स्ट बैंकिंग ये पूरे ऐसे चीजों में, और हमारा एनपीए पूरे दुनिया में 10.3 इतना ही है, जबकि ग्लोबल एवरेज 5.8 है। लेकिन मैक्सिमम जो देश जो अच्छी तरह से इकोनॉमी है उनका तो 1%, 1.5-2% से सब कमी है। चाइना का भी अगर आप देखो ना, चाइना का भी 1.7% है, और हमारा इतना सारा पैसा है। देखो 10.3%, इसका मतलब वो पूरा जो पैसा आज बैंक ने दिया है वो डूब गया है। और वो पैसा किसका है? वो भी लोगों का ही पैसा है। वो पैसा अदरवाइज अच्छी तरह से यूज करें तो देश के अच्छी चीज के लिए काम आता था। अब ये कोऑपरेटिव का भी, इसका प्रमुख, कोऑपरेटिव का तो इतना बड़ा, मैंने आपको बताया कितना बड़ा ढांचा है। अगर जरूरत पड़े तो एक किसान, एक खेडूत ऐसा नहीं रहे कि जिसको पैसा नहीं मिलेगा। ऐसी रचना है अपने पास।
इतने सारे ब्रांचेस, इतना सारा बैंकिंग सेक्टर, और सबको बताया, सबको ये भी किया है अग्रक्रम क्षेत्र, प्रायोरिटी लेंडिंग कि आपको कंपलसरी देना है। तो इतना सब होने के बावजूद भी क्यों नहीं हो रहा है? क्यों किसानों को वो उपलब्ध जो फाइनेंस चाहिए वो नहीं मिल रहा है? क्योंकि ये पूरा जो ढांचा बनाया है ना सहकारी बैंकों का, इसमें घुस चुकी है वो राजनीति। जहां जहां सहकारी चीजें हैं, जहां जहां लोग बहुत सारी संख्या में आते हैं और बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, शुरुआत तो हुई अच्छी। इनफैक्ट ये सहकारी मूवमेंट ही है कि जिसकी वजह से हमें आजादी मिली। ये सहकारी की शुरुआत कब हुई? जब अंग्रेजों के खिलाफ हम लोग सब इकट्ठा आए। हमारे भारत में सबसे पहला जो सहकारी एक्ट बना वो 1904 में, 1904 में बना, और उसके बाद ही सहकारी संस्था की शुरुआत हुई। तो सहकारी एक बहुत अच्छी ताकत है कि जिसके वजह से हमने अंग्रेजों को खड़े दिया और इतना अच्छा काम किया, और आजादी के बाद भी अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन बाद में ये सब चीजें हो गई पॉलिटिक्स के केंद्र, राजनीति के केंद्र बन गए। हमने देखा कि कैसे शुगर फैक्ट्री के साथ हुआ। अच्छे अच्छे बिजनेसेस, शुगर फैक्ट्री हो, चाहे सूत गिरनी हो, उससे लेके अभी ये जो बैंकिंग सिस्टम, ये पूरी बैंकिंग सिस्टम खराब हो गई इस राजनीति की वजह से। क्योंकि लोग चुन के किसको देते हैं? अर्थतज्ञ को नहीं देते, राजनीति वाले को देते हैं। तो राजनीति वाला कोई बैठता है वो जिला सहकारी बैंक का अध्यक्ष होता है, राजनीति वाला कोई होता है वो राज्य सहकारी बैंक का अध्यक्ष होता है। और फिर वो क्या करता है, मैं मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये रिजल्ट आपके सामने। 34 सहकारी राज्य सहकारी बैंक, 351 जिला सहकारी बैंक। अभी इनके अगर आप देखोगे कर्जे, एनपीए, तो पिछले साल 35,000 करोड़ से ज्यादा डूब गया है राज्य जिला सहकारी बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का। अर्बन जो नागरिक सहकारी बैंक है उसमें से भी 11.3, 35,000 करोड़ से ज्यादा करोड़ डूब गए हैं एनपी के। एक साल की बात कर रहा हूं। गवर्नमेंट बैंक में तो क्या, आपका बॉस कौन है उनके पास, गवर्नमेंट में जहां दूसरे डिपार्टमेंट में आप जो देखते हैं वैसे ही होता है। ये भी गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट की बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का देखा आपने, 25,000 से ज्यादा एक साल में उनका एनपीए है, और ये पहले 10 है। और इसके अलावा ये फ्रॉड प्राइवेट बैंकों में भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट के, तो प्राइवेट बैंक में ही। लेकिन नुकसान कितना हो रहा है? पिछले साल 1,38,000 करोड़ हमारे डूब गए, हमारे देश के बैंकों से। उसके पहले तो 1,50,000 करोड़। दोस्तों इसकी वजह से ये है ना कि जब ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को पैसा देना होता है ना, और उनको चाहिए पेपर्स, सरकारी काम है तो उनको क्या लगता है, पेपर्स। तो बहुत बार तो ये ऊपर बैठे हुए जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो सामने वाला जो भी पेपर बनाए उसको एक्सेप्ट करता है। इंटरनल कोई ऐसा देखता ही नहीं, स्क्रूटिनी की नहीं सच्ची में है कि नहीं। नीचे छोटे छोटे ब्रांच में 50,000 20,000 का लोन नहीं देते आप, और वहां तो एकदम बहुत बड़ा कुछ रिपोर्ट बना के दिया तो भी देते, और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को बड़े बड़े लोन देते हो। और एग्रीकल्चर को एमएसएमई जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्षेत्र है, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान, बहुत अच्छा काम होना चाहिए, कृषि, उसका अगर एनपीओ देखो तो सबसे ज्यादा 17.4% सबसे ज्यादा अगर एनपीए कहा कही है तो कृषि में है। पिछले साल 1,36,000 करोड़ इतना कृषि और बाकी एमएसएमई में चला गया, जिसमें से गवर्नमेंट बैंक का 1,15,000 है, प्राइवेट बैंक का 18,900। दोस्तों क्या है कि इस सभी बैंकों के ऊपर प्रेशर होता है, प्रेशर है ना, टारगेट्स होता है कि आपको कृषि को ये सब करना है, क्योंकि डेवलप तो होना चाहिए। और नीचे करने के लिए फिर उनको वो सही, जो सही किसान है वो उनके उस क्राइटेरिया में बैठते नहीं, और वो ऐसे लोगों को शायद लोन देते हैं जो उनको फर्क नहीं पड़ता, वापस दे नहीं करे। और किसी किसान ने अगर लिए भी पैसे तो भी वो आगे उस पैसे को जो फसल आती है उसके आगे क्या करे, तो उसको पैसे नहीं मिलते, वो चुका नहीं पाता लोन। उसके अलावा अनइक्वल बैंक इंक्लूजन है, यानी कई जगह पे बहुत अच्छी बैंकिंग है, कई जगह तो बैंकिंग ही नहीं है। नॉर्थ ईस्ट रीजन है, और अनेक जहां पहाड़ी प्रदेश है, जहां हमारे आदिवासी सबसे दुर्बल घटक जहां रहते, वही बैंकिंग अच्छी नहीं जहां से होनी चाहिए। और बहुत बार अभी तो शहरों में क्या होता है कि पैसा वापस मिलना चाहिए, इसलिए वो अन्न उत्पादक जो सेक्टर्स है उसके लिए भी लोन देते हैं। एग्रीकल्चर जैसे कि उत्पादक है,
जैसे श्वेत क्रांति में हुआ कि अगर आप पैसा दोगे तो वो उससे बढ़ेगा पैसा, लेकिन जहां नहीं बढ़ेगा ऐसे भी जहां हम लोग पैसे दे रहे हैं। और इन सबका परिणाम ऐसे हो रहा है कि एग्रीकल्चर और रूरल विकास, जो ग्रामीण विकास है, उसको जितना चाहिए उतना पैसा नहीं मिलता। और उनको पैसा दिया भी तो भी उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। आप प्याज के लिए कर्जा दे रहे हो, लेकिन प्याज को सुखाने को, प्याज को जो स्टोर करने की जो चीज है, व्यवस्था है, उसके लिए ही पैसा नहीं। और कौन डालेगा पैसा, बताइए आप? किसान क्या करेगा? किसान इंफ्रास्ट्रक्चर में तो पैसा नहीं डाल सकता। किसान अपनी खेती करेगा और माल तैयार करेगा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, वो स्टोरेज, लॉजिस्टिक, उसमें कैसा पैसा डालेगा वो किसान? ना कोई कंपनी ऐसी आती हो जो बोलती है चलो मैं उसका काम कर दे, आप ये काम करो, ऐसा नहीं है कोई। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है आने वाले दिनों में एमसीएल की। जो इन्वेस्टमेंट आज जिस जिस जगह पे नहीं हुआ उसमें एमसीएल इन्वेस्ट करने वाला है। दोस्तों, सॉल्यूशन क्या है इसका? तो सॉल्यूशन ये है कि बैंक कंपलसरी है। अगर हमें देश को लेके जाना है, हमें किसी भी क्षेत्र का विकास करना है, तो बैंक कंपलसरी है। और ये एक बहुत बड़ी ताकत भी है। बैंक जो सेवाएं दे सकती है, वो बड़ी ताकत है किसी भी देश के लिए, किसी भी प्रदेश के विकास के लिए। और ये ताकत का सही उपयोग होना चाहिए। लेकिन बैंक का प्रॉब्लम है, क्रेडिबिलिटी नहीं है। कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी? हम लोग है पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी को कौन ले कि जो हम ये जो पैसे जो हमने भी किसी से लिए है, बैंक के खुद के पैसे नहीं है, लोगों के पैसे है, जो हमने लिए किसी को कैसे दे? तो वो क्रेडिबिलिटी भी उनके पास नहीं होती। लेकिन अगर ये सब मिलाप हो गए तो बैंक एक बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन कर सकती है, हमारे देश को आगे लेके जा सकती है। तो इसमें एमसीएल का क्या विजन है, क्या सोच है, मैं आपको बोलता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस पूरे देश में सभी बैंकों में मिलके आज 48 ट्रिलियन रुपीस यानी 48 लाख करोड़ इतने डिपॉजिट्स है। ये इतनी पूंजी है, इतना कैपिटल है जो अच्छी काम के लिए इसका उपयोग हो सकता है। और ये पूरे पैसे हम लोग अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए लगा सकते हैं। और बैंक का रोल कहाँ है, मैं आपको बोलता हूँ। बैंक आज नहीं शायद उसका इतना इंपॉर्टेंस, लेकिन जब हमारे बिजनेस से चालू होते हैं, जब हम एक्चुअली हमारी बिजनेस साइकिल पूरी होती है और बिजनेस को बढ़ाना होता है। एक बिजनेस शुरुआत में चलो हमने कर दिया, 10 टन का माल तैयार किया, बेचा, उसको जब आगे लेके जाना है 100 टन का, 200 500 टन करना है, तो उस बढ़ाने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए जो पैसे लगते हैं ना, वो सबसे बेस्ट सोर्स बैंक का है। तब ये इक्विटी बहुत महंगी होती है, सबसे बेस्ट बैंक है दोस्तों, उसमें बैंक कर सकती है। और बैंक किसको पैसा देती है? बैंक और आप मैं किसको पैसा देंगे? जिसके ऊपर हमारा भरोसा है, जिसने पास्ट में अच्छा व्यवहार रखा है, लोगों से पैसा लेता है, देता है, इसको ही देंगे ना हम लोग। तो वैसे आपका सिविल स्कोर देख के बैंक पैसा देती है। तो सिविल स्कोर यानी क्या कि ये ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस तैयार करना कि अगर आपने मुझे पैसे दिए तो मैं आपको दूंगा। तो ये ट्रस्ट कॉन्फिडेंस तैयार करने की बहुत जरूरत है। और ये कब तैयार होता है? जब, अगर मैं सिर्फ बैंक की बात करूं, बिजनेस की बात करूं, तो आज अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं, हर दिन माल तैयार कर रहा हूं, हर दिन माल बेच रहा हूं, मेरी बैलेंस शीट अच्छी है, मेरा रेवेन्यू अच्छा है, मेरा प्रॉफिट बहुत अच्छा हो रहा है, ये सब कुछ अगर मैं कर रहा हूं और मैं दिखा रहा हूं, तो बैंक को गारंटी की देखो पिछले 3 साल में इन्होंने कितना अच्छा धंधा किया है, कितने बिजनेस को बढ़ाया है। और फिर बैंक आपके लिए सदैव खड़ी है आपको मदद करने के लिए। तो ये कब होगा? जब हम लोग परफॉर्म करेंगे और करेंगे। लेकिन आज भी ये ट्रस्ट हम लोग तैयार कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं ना। देखो अल्टीमेटली ये सच्चाई और ईमानदारी है ना, उसकी जरूरत है। ये बाकी फ्रॉड करने वाले हमने देखा, आजू बाजू बहुत सारे लोग हैं, छोटे से लेके बड़े से सब देखा हमने। कोई तो ऐसा होना चाहिए ना जो राइट एक अच्छे मकसद के लिए खड़ा हो, जो अच्छा कुछ काम करना चाहता है देश के लिए, गांव के लिए। और इसलिए जरूरी आज भी वो विश्वास हम लोग तैयार कर सकते हैं। और उसका बहुत अच्छा तरीका है ये सैटरडे सेशन। हम लोग हमारे देश को, हमारे गांव को सुजलाम सुफलाम करना चाहते हैं, ऐसे हम लोग हर हफ्ते ये कहना चाहिए। और एमसीएल इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजिंग पीपल। देखो एमसीएल क्या कर रहा है? एमसीएल एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर सभी लोग, सभी किसान, सभी जो स्टेक होल्डर इकट्ठा आए और अपने देश के लिए काम करें।
गांव के लिए काम करे, किसानों के लिए काम करे, और इस सभी रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करके उसको बेहतर उसका उपयोग करेंगे, यही हमारा मकसद है। और हमने जैसा देखा कि अगर हर तहसील में 15,000 मेंबर अगर आप तैयार कर रहे हो जो ग्रेट विजन और मिशन के साथ काम कर रहे हैं, तो दोस्तों एक बहुत बड़ी ये उपलब्धि है, ये बहुत बड़ा विश्वास है कि जिसके साथ बहुत कुछ हम लोग आने वाले दिनों में कर सकते हैं। हम लोग वो ट्रस्ट बना सकते हैं जो जिनको जरूरत है वो, और ये जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है वो, क्योंकि बैंक को भी चाहिए ना अच्छे कस्टमर्स। अगर बैंक किसी को लोन देगा नहीं, कर्जा देगा नहीं, तो बैंक वैसे भी डूबनी है। फिर बैंक ने जिनसे पैसे लिए हैं उनको ब्याज देना है, तो बैंक अगर लोन ही नहीं देगी तो चलेगी नहीं, बैंक बंद करनी पड़ेगी बैंक। तो बैंक को भी चाहिए अच्छे कस्टमर्स, और दूसरी जगह लोगों को भी चाहिए कि बैंक उनको जरूरतों को समझे और उनको जरूरत पड़ने पर मदद करे, और इन दोनों का एक अच्छा मिलाप कर सकती है एमसीएल। एक अच्छा ट्रस्टेड पार्टनर दोनों बाजू से हो सकती है एमसीएल। तो जो कर रहे हैं आप, ऐसा नहीं भविष्य की बात कर, आपने किया है अभी आपके तहसील में, आपके गांव में, ग्राम पंचायत में आप जो भी कर रहे हैं, ये वही काम है दोस्तों। और सबसे बड़ा रोल अगर इस पूरे व्यवस्था में किसका है, तो वह है एमवीपी। जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे प्राथमिक कृषि पथ पुरवठा केंद्र सबसे इंपॉर्टेंट है, वैसे हमारे पूरे इस मिशन में अगर कुछ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट, ग्राम पंचायत लेवल का प्रोजेक्ट, जो अपने ग्राम पंचायत के हर घर में या अपनी जो खेती बाड़ी है उसके हर इंच के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करके उससे आउटपुट निकालेगा, लोगों की इनकम बढ़ाएगा। और जैसा हमने देखा कि इस फैमिली में हर कोई एंटरप्रेनर है। हमारे जो 15,000 मेंबर है ये सभी उद्योजक है, जिनको क्या करना है, बिजनेस करना है। जो इस बिजनेस, जो एमसीएल का जो प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर ये जो बिजनेसेस है, इसको लेके अपना इनकम बढ़ाओ, और आपको जो कुछ चाहिए, जो भी जरूरत है, वो जरूरत को पूरा करेंगे एमवीपी, एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट। तो दोस्तों इसमें एमसीएल ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट का काम कर सकती है। अगर आपको पता नहीं तो मैं बताता हूं कि बैंक को अगर जरूरत पड़े कि ये हम लोग किसानों को मदद कर रहे तो कौन खड़ा रहेगा, तो एमसीएल खड़ा रहे। एक गारंटी बोलते हैं ना कि एमसीएल गारंटी लेती है इन सब की चीज की, अगर इन्होंने किया तो हम लोग दे देंगे आप। तो अगर ऐसे ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट हम लोगों ने किया तो ये सभी कुछ बहुत ही अच्छा, आसान, सिंपल हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। और ये पूरी जो जमा पूंजी है, ये जो बहुत बड़ी ताकत है बैंकों की, ये पूरी हमारे देश सेवा में लग जाएगी। और दोस्तों सिर्फ हमारे देश की बात नहीं, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी अभी ये जो वित्तीय संस्था है, बैंक्स है, उनका भी उनको ऐसे बिजनेसेस की जरूरत है जो अभी आने वाले दिनों में सस्टेनेबल बिजनेसेस दे, सस्टेनेबल आउटपुट दे, प्रोडक्ट्स दे, और इसमें अच्छा काम करने वाली है एमसीएल। एमसीएल आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय लेवल पे एक ऐसा सोर्स रहेगी, एक ऐसा डेस्टिनेशन रहेगी कि सभी वित्तीय संस्था भी कल जाके हमारे यहाँ आएंगे और पूछेंगे कि हमारा ये पैसा लो और अच्छी चीज के लिए आप लगाओ। और दोस्तों जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, ये काम अभी होने वाला है। हम फिर से मिलके हमारे देश को, हमारे देश की इकोनॉमी को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने वाले। बस आप जो काम अभी कर रहे हैं वो काम करते हैं, पूरा फोकस हमारे इस किसानों के ऊपर, हमारी खेती के ऊपर रखते हैं, हर तहसील को एक सुजलाम सुफलाम राज्य बनाते हैं, जिस राज्य का राजा एक ही होगा और वो है हमारा किसान। धन्यवाद। थैंक यू। आम आदमी के आर्थिक विकास के लिए बनी हुई बैंकिंग यंत्रणा प्रत्यक्ष रूप में कुछ खास लोगों के लिए काम कर रही है और उसका भुगतान आम आदमी कर रहा है। ये कटु वास्तव आज श्याम सर ने हमें बताया और उसका रास्ता भी बताया कि आने वाले समय में इसका उपाय, इसका सॉल्यूशन एमसीएल है। जी हाँ, गुड मॉर्निंग एमसीएल इंडिया परिवार। आज फिर एक बार डॉक्टर श्याम सर ने अपना जो पूर्वार्ध का उत्तरार्ध बताया बैंकिंग सिस्टम का, वो कहीं ना कहीं आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि भारत में जो बैंकिंग वित्तीय सिस्टम संस्था है उसको हमें सबको मिलके एमसीएल के माध्यम से ही उसका सॉल्यूशन, उसका पर्याय, उसका विकल्प बनके सामने आना होगा। और हम आएंगे क्योंकि हमारा कोर, हमारा केंद्र
हमारे गांव में बसा, हमारे ग्रामीण भाग में बसा हमारा आम फार्मर है, हमारा खेडूत है, हमारा किसान है, हमारा शेतकरी है, और उनके लिए, उनके विकास के लिए हम कटिबद्ध है। और ये कटिबद्धता का जो प्रमाण है वो हमें हमारे एमबीपी और हमारे शनिवार सत्र से हमको दिखाना होगा। थैंक यू वेरी मच श्याम सर, जिस आपने जो ग्रास रूट पे लेके जितना डीपली आज हमें इस बैंकिंग सिस्टम का नॉलेज दिया है, शायद ही भारतवर्ष में ऐसा कोई हो जो इस तरह से बैंकिंग सिस्टम का पढ़ाई करे। मैं बता दूं, बैंकिंग सिस्टम ये हमारे श्याम सर का बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, और अपने ब्यूरोक्रेटिक एग्जाम में, यूपीएससी एमपीएससी एग्जाम में उन्होंने उसका जो पढ़ाई किया था वो आज हमारे और काम आ गया। तो थैंक यू वेरी मच श्याम सर इस सब्जेक्ट को इतना सुलभ और सहज बनाने के लिए। और जी हाँ, थैंक यू वेरी मच प्राची मैडम। प्राची मैडम ने आज हमें इंसाइट दी, हम क्या देंगे, हमारी पीढ़ियों, हमारे पूर्वजों ने इतना सब हमारे लिए दिया, हमने क्या दिया। आज की न्यूज है कि अंटार्कटिक में माइक्रोप्लास्टिक मिला बर्फ के नीचे, मतलब हमने पृथ्वी को, धरा को कितना तहस नहस कर दिया है। सोचो, थिंक एंड एक्ट, that is the only impact, and that's what Sham sir and Prachi madam has told us today. Thank you very much Sham sir, thank you very much Prachi madam, and thank you very much जो हर शुक्रवार को श्याम सर का ये अभ्यास पूर्ण भाषण सुनते हैं, ट्रेनिंग सुनते हैं, और उसके अपने गांव में, अपने तहसील में, अपने जिले में उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू ऑल द एमबीपी ओनर्स और चैनल पार्टनर्स, स्टेक होल्डर्स, और बीडीएस, सीनियर बीडीएस, एमपीओ, एमबीएस एंड एंटायर एमसीएल इंडिया परिवार। जी हाँ, बड़े शान से, बड़े फक्र से, और एक बार कहना चाहेंगे कि आपको इस देश की मिट्टी का वास्ता है, और एमसीएल ही सुजलाम सुफलाम भारत का रास्ता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय एमसीएल। Thank you very much, Dr. Lavesh sir, and thank you very much, Prachi madam, for again sharing that wonderful insight कि जी हाँ, हजारों साल पहले बना वो प्राचीन मंदिर आज भी इंजीनियरिंग का एक जबरदस्त नमूना है। So that is really wonderful, and यही बात दिखाती है कि भारत कितना प्रगतिशील था तब भी, और आज भी हम उस प्रगति के राह पर चल सकते हैं। सिर्फ हमें अपने काम में थोड़ा सा बदलाव लाना जरूरी है, और यही बात आज के इस सेशन से हमें बताई डॉक्टर श्याम सर ने। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर श्याम सर। जो बातें आपने आज हमें बताई है कि बैंकिंग व्यवस्था में जो मूलभूत बदलाव है वो कैसे ला सकते हैं, और एमसीएल किस प्रकार से हमारे इस सारी फैमिली के स्टेक होल्डर्स के पीछे खड़ी हो सकती है, और ये बदलाव अगर हम लाए तो वो दिन दूर नहीं जब हम फिर एक बार इस देश को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी हम फिर से बना सकते हैं, और उसमें अहम हिस्सा निभाएगा हमारा किसान। जी हाँ दोस्तों, किसान ही है जो ये सारी चीज कर सकता है। डॉक्टर श्याम सर बार बार, हर बार हमें यही बातें सिखाते हैं, बताते हैं, और इसीलिए डॉक्टर श्याम सर, मैं आपका दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ, एंड आई रियली थैंक यू ऑन द बिहाफ ऑफ एंटायर एमसीएल फैमिली। जो बातें, जो इनसाइट्स आप देते हैं उससे हमें कई सारी नई सीख मिलती है, और हमें काम करने का वो जज्बा भी मिलता है। शुक्रिया दोस्तों। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि चैट बॉक्स में आपको एक लिंक शेयर की गई है, कृपया इस लिंक के ऊपर जाइए और आपका फीडबैक हमें शेयर कीजिए। याद रखिए, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत 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 जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे सारे प्राइम बीडीएस, हमारे सारे एमपीओ, एमबीएस, और हमारे सारे एमवीपी, चैनल पार्टनर्स, और साथ ही साथ हमारे सारे स्टेक होल्डर्स। जी हाँ दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में फैले हमारे सारे स्टेक होल्डर्स जो तन मन धन के साथ यकीन रखते हैं एमसीएल में, एमसीएल के विजन में, एमसीएल के मिशन में, और जुड़े रहे। तो दोस्तों इसी प्रकार से जुड़े रहिए। जो बातें आपको श्याम सर ने बताई है कि एक ही चीज जो हमें आगे चलकर कामयाब कर सकते हैं, दैट इज द सैटरडे सेशन। जी हाँ दोस्तों, इसे चालू रखिए, फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार। तो दोस्तों, मैं आपका होस्ट मंगेश शेलार ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना, अपने परिवार का और पूरे एमसीएल परिवार का सेहत का ख्याल रखिए, और इसी के साथ ये घोषित करता हूं कि आज का ये वेबिनार, आज का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम यही समाप्त हुआ।
धन्यवाद।